नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आज और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु सिंह। राहुल गांधी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल हमारे टी शर्ट को देखती है, किसानों और जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी चीजों को नहीं देखती। वो सिर्फ मेरी टी शर्ट पर निशाना साधती है। और दूसरी तरफ अहम खबर है कि आज अतीक अहमद के परिवार ने बोरिया बिस्तर बांध लिया और बसपा में शामिल हो गया। इसके लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। दीपचंद राठौर जी हैं, कांग्रेस की तरफ से, आपका भी बहुत स्वागत है सर। धर्मेंद्र मलिक जी हैं, बीकेयू की तरफ से किसान नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा राहुल गांधी के बयान को लेकर, और शुरुआत मेरा आपसे रहेगा सर। किसान नेता है चूंकि आप, क्या लगता है सर, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कहीं किसान जोड़ो यात्रा तो नहीं निकाल चुकी है? और दूसरी चीज, केवल वोट का तो बहाना नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत ने भी जो तो समर्थन दे दिया है। ऐसा तो नहीं कि केवल बहाना मात्र है उनका? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका अपने प्रभुत्व को, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास रहता है। सभाएं और मतलब आप देखो, जुलूस, सभाएं और यात्राएं ये इसी का हिस्सा रहती हैं। तो क्योंकि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और आज उनको कांग्रेस का जो जनाधार था वो भी सिकुड़ के एक बहुत छोटे क्षेत्र में आ गया, तो उनको चिंता हुई कि देश में कांग्रेस के वर्चस्व को कैसे स्थापित किया जाए। और ये जायज भी है, हर किसी नेता की चिंता भी जायज है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि देखिए, मुद्दे हिंदुस्तान में हमेशा रहे हैं और मुद्दे और किसान हमेशा विपक्ष के एजेंडे में रहता है। चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे आज जो वर्तमान सरकार के लोग हैं वो लोग हों। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि C2+50 देंगे, और वही स्वामीनाथन आयोग जिसका गठन जो है कांग्रेस ने किया था, उसकी सिफारिश 2006 में आई थी। तो ना तो जो है कांग्रेस की सरकार ने C2+50 को लागू किया, ना मोदी जी ने किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना एजेंडा है। किसान को हमेशा संघर्ष करना है और वो संघर्ष के नाम पे ही जिंदा है। मुद्दे जब तक हम अपनी अपनी ताकत को इस तरह से स्थापित नहीं करेंगे कि हमारे इश्यू सोल्व हो सके या सरकार हमसे डरे। देखिए, किसान जब तक, किसान का वेलफेयर तब तक नहीं होगा जो किसान के लिए कानून है उनमें संशोधन नहीं होता। सरकारें बदलती रहती हैं और ये तो अर्थहीन बहस है कि टी शर्ट और सूट की बहस में जो है दुनिया को, देश को उलझाया जा रहा है। ये तो कोई, मेरा मानना है ये एक अर्थहीन बहस है। कौन क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता, कोई सूट पहनता है, कोई टी शर्ट पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन कैसा सोचता है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लिए एफर्ट कर रहे हैं उनका अच्छा प्रयास है, और किसी भी नेता को अपने दल संगठन के लिए एफर्ट करना चाहिए। बाकी रही बात ये कि इन फ्यूचर क्या होगा, ये तो भविष्य पर आधारित है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस एक बात प्रदीप भटनागर जी हैं, भाई राहुल गांधी टी शर्ट पहने या स्वेटर पहने या कुछ पहने, आप लोगों से क्या मतलब है? आप लोग तो उनके टी शर्ट को बहाना बना लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है टी शर्ट पहने, चाहे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बनियान में, अंडरवियर में जाए, हमें क्या लेना। सही बात है, हमें क्या लेना। तो मैं समझता हूँ शायद राहुल गांधी सिर्फ राहुल ही लिखना चाहिए, गांधी भी नहीं लिखना चाहिए। वाकई में हमें समाज को, और हमें क्या लेना। पहली चीज देखिए, समाज बिल्कुल लेना है। आप समाज के अभिन्न अंग बनते हैं, आप एक देश जोड़ने के लिए निकले हैं। क्या आपकी चीजों को लेके जो आपको फॉलो करते हैं, क्या नहीं पूछेंगे आपको? अगर बच्चे बीमार पड़ गए टी शर्ट पहनने चक्कर में, तो कौन पूछेगा? वैसे खांसी जुकाम चल रहा है तो राहुल जी को जो फॉलो करते हैं, उनके जो दीवाने हैं या उनके चाहने वाले हैं 2 4 5, वो बीमार पड़ जाए, चिंता तो करनी चाहिए। ऐसे कुछ वो नहीं है, पहली चीज तो। और वो टी शर्ट पहना जो भी पहने, निजी मामला, जो भी कमेंट्स कर रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम तो कमेंट्स, हम तो जाना उस पर चाहते हैं कि आप क्या अच्छा करना चाहते हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं, और आप समाज के लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, हम तो उस पर जाना चाहते हैं। आप गलत उम्र पर फैलाइए या मत फैलाइए, हम उस पर नहीं जाना चाहते। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से दीपचंद राठौर जी हैं। टी शर्ट के सहारे कहां तक कांग्रेस जो अपनी राजनीति चमका लेगी सर? आदरणीय देवांशु जी, देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा की बात होती है तो हर बार टी शर्ट की बात होती है, लेकिन जनमानस के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होती। देखिए, जब भारत जोड़ो की यात्रा की चर्चा होगी तो महंगाई पर चर्चा होगी,
रोजगारी पे चर्चा होगी, इस देश में भीतर सार्वजनिक संपत्तियों की लूट और दोस्तों को जो छूट मिल रही है उस पर चर्चा होगी। हमको हर चीज पे जीएसटी देनी पड़ती है और मोदी जी के जो दोस्त हैं उनको कॉर्पोरेट में छूट दी जाती है, उनको टैक्स में माफी मिलती है, इस बात पे चर्चा होगी। देखिए अपने ही देश में लोगों को किस तरह बांटा जा रहा है उस पर चर्चा होगी। हम सब भारतीय हैं, लेकिन कभी 80 बेनाम 20 की राजनीति आप लोगों ने सबने देखी थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। सब कभी शमशान कभी कब्रिस्तान किया जाता है। देखिए जनता की हक और उनकी लड़ाई के लिए सड़क पे अगर माननीय राहुल गांधी जी को उतर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्या दर्द है? ये सदन में तो हमें बोलने नहीं देते। और अब जब हम रोड पे उतरे, देखिए दिवांशु जी ने पूरी ईमानदारी से कहूंगा, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये माननीय राहुल गांधी जी ये यात्रा अधूरी छोड़ के चले जाएंगे। और 25 दिसंबर के बाद जब 108 दिन के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जब माननीय राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर रुके, अटल जी की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन दिए और जो 28 तारीख का हमारा अधिवेशन था उसके बाद भी जब इनका मुंह बंद हुआ कि देखिए माननीय राहुल गांधी जी कहीं नहीं गए, ये तो अपनी मनगढ़ंत बातें फैलाते रहते हैं। और सत्ता में तो आप भी थे, सत्ता में तो आपकी सरकार थी ना सर, क्या किया था? थी सर। हाँ सर हमारे टाइम में 500 रुपए सिलेंडर था, आज भारतीय जनता पार्टी में 1100 रुपए सिलेंडर है। हमारे टाइम में 60 रुपए पेट्रोल था, आज 100 रुपए पार है। हमारे टाइम में आटा 20 रुपए किलो था, आज 50 रुपए किलो के बाहर है। तो आप देखिए ना, आज गरीबों की जेब पे अगर डाका डाला है तो किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। आए दिन स्मृति ईरानी गैस के ऊपर ऐसे उठा के घूमती थी, आज कहाँ चली गई भाई गैस स्मृति ईरानी? ये प्रदीप भटनागर से पूछिए, इस पर सब नहीं निकला। देखिए माननीय राहुल गांधी जी जो देश की जनमानस की आवाज को उठा रहे हैं, ये उनके पेट में दर्द हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से इनको कोई चिंता नहीं है, इनको दर्द है कि आज जो जनमानस के मुद्दे हैं राहुल गांधी जी उनसे मिल रहे हैं, 1 to 1 उनसे संवाद कर रहे हैं। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ठीक है, ठीक है। आपको गैस और सिलेंडर और बेरोजगारी के मुद्दे पर आ गए। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिएगा सर। उनके समय में तो गैस 400 रुपए था, आप लोग आके देखिए दीपांशु जी, क्या है ये राठौर जी की आदत नहीं है, जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता बैठते हैं सबकी आदत है। मगर जब डिबेट होती है महंगाई पे तो खुद भाग जाते हैं, डिबेट होती है बेरोजगारी पे खुद भागते हैं। हम तो इनसे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, सिलेंडर पे, चूल्हे पे, राहुल जी पे, प्रियंका जी पे और जिस पे कहें जीडीपी पे, सब पे बहस करने को तैयार है और 100 बार डिबेट भी कर चुके हैं और बहस भी कर चुके हैं, और ये आपको भी पता है। मगर क्या है कि इन पे जिन पे बोलने के लिए नहीं होता तो वो चीजें बार बार बोलते हैं। 15 लाख रुपए आए, इनको 15 लाख रुपए चाहिए देश के, ना मैं आपको बता रहा हूँ क्या है इन लोगों में। एक सिस्टम है, ये करना कुछ नहीं है और दिखाना इतना हमने कितना कर दिया। मुझे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए राठौर जी, सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। हाँ मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं गुमराह, सुन लीजिए राठौर जी, सुनिए, होपलेस मत होइए, घबराइए मत, होपलेस मत होइए साहब। आप डर घबरा रहे हैं, आप पीछे बोलने लगे आप। राहुल जी आंदोलन कर रहे हैं ना, राहुल जी को आप जैसे लोग राहुल जी को नेता बनने देंगे ही नहीं। कहता हूँ आप जैसे लोग राहुल जी को नेता बनने देंगे ही नहीं। कहता रहा हूँ इन जैसे लोग राहुल जी को, दीपांशु जी, इन जैसे नेता प्रवक्ता, ये लोग सोचते हैं कि हम जो है टीवी में बैठ के, सुन लीजिए दीपांशु, सुन लीजिए राठौर जी, सुन लीजिए, मैं बताता हूँ चक्कर क्या है कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता या नेता बैठते हैं टीवी पे, सब चैनलों पे, ये सोचते हैं कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं महंगाई को लेके, जीएसटी को लेके, 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आई नहीं आई, दलाली आई नहीं आई, 2G 3G आया नहीं आया, नोटबंदी आई नहीं आई, ये सब चीजें टीवी में बैठ के आंदोलन करने वाले लोग हैं, धरातल पे नहीं है। स्मिता ईरानी जी हो चाहे हम स्वयं हो, हम इनकी महंगाई को लेके, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जब मुख्य प्रधानमंत्री थे, हम वहां भी विरोध करा और जनता ने विरोध करा, उन्होंने लाठी बाजी। जब राजीव जी बैठे थे तब भी महंगाई बहुत थी, तब भी आंदोलन हुए, तब क्यों नहीं महंगाई कम की गई, आज बता देंगे बैठ के। भटनागर जी आप क्या 10 बजे, राठौर जी प्लीज, 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 राठौर जी प्लीज। अगर आप बोल रहे हो तो झूठ नहीं बोलने देंगे आपको। कितने लोगों की आपने आई? अरे भैया झूठ तो छोड़ो, अरे कांग्रेस ही पूरी झूठ है, कांग्रेस ही पूरी झूठ है। सुन लीजिए, अरे राठौर जी जबरदस्ती मेरा समय खराब कर रहे हैं आप, जबरदस्ती आप मेरा समय खराब कर रहे हो, आप जबरदस्ती मेरा टाइम खराब कर रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे आप।
अरे भाई अपनी बारे में बोलिएगा ना। जल्दी से आप रखिए अपनी बात, जल्दी से रखिए। जी जी, देखिए ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट के अंदर किसी विषय को लेके इन्होंने एक मजाक लगाए रखी, हमेशा पार्लियामेंट में कभी गंभीरता से किसी चीज को लेके बैठे नहीं, चाहे किसी कानून को लेके हो, चाहे किसान आंदोलन को लेके हो, किसी ने, क्योंकि इन्होंने तो ये वो लोग हैं जो लोग जो है देश में कैसे दंगा भड़के और हम ऊपर कैसे, ये उन लोगों में लगे रहे। आपने सीए में देखा ना किस तरह समर्थन कर रहे थे, जैसे देखा ना राजस्थान से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से और जगह जगह से कैसे किसान गरीब भगा दिए गए थे कोरोना के टाइम में, इन्होंने रखे नहीं थे और पैदल चल के उत्तर प्रदेश आए थे, हमने वो भी देखा। कांग्रेस कितनी अच्छी है जो यहाँ आके सुतरी बन के दिखा रही है बैठ के, हमें पता है। और ये जो किसानों के बारे में अभी कहा ना, जो नाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो कांग्रेस से बनाई थी, हुड्डा जी जिसके चेयरमैन थे, आज तक करा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि घिर जाते हैं, इन पे पैसा नहीं था, इनकी नीयत नहीं थी। ये लोग वो हैं। अरे फिर पीछे बोले आप राठौर जी, मैं आपके पीछे में नहीं बोला ना, मैं आपके पीछे में नहीं बोला राठौर जी, आप क्या पीछे बोल के दिखा रहे हैं? आप क्या बोल के दिखा रहे हैं? आप बीच में फिर आप क्यों पीछे बोल के दिखा रहे हैं? आप समय खराब करते हैं आप। अरे आपकी बारी है, जवाब दीजिएगा आप, आपकी बारी है, जवाब दीजिएगा मेरी बात का। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आप डिफाइन करिएगा ना। अरे भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, जब आपकी बारी है बात रखिएगा। देश को लूट के खा गए, देश को लूट के खा गए इन्होंने, हजारों हजार फौजी मरवा दिए, हजारों हजार रिजर्व फोर्स मरवा दिए इन्होंने। ठीक है सर, इन्होंने आयोग बना के दिया इन्होंने। 70 साल में कुछ नहीं करा आप लोगों ने, कमीशन और दलाली के सिवा कुछ नहीं करा आप लोगों ने। ठीक है सर। अरे 2-2 हजार करोड़ के हैं कांग्रेस के नेता, 2-2, 3-3 हजार करोड़ के कांग्रेस के नेता और मंत्री, कांग्रेस के मंत्री नेता 2-2, 3-3 हजार करोड़ के हैं। 10 पेट्रोल पंप चल रहे हैं, बड़े बड़े गोदाम है अनाजों के। कांग्रेसियों के। राठौर साहब ठीक है, आपको भी समय दूंगा, ठीक है। मैं विश्वनाथ सर के पास चलता हूँ। सर, जयराम रमेश ने बयान दिया है कि अब योगी का जो राज्य है उसमें जलवायु परिवर्तन होने वाला है। ये कौन सा जलवायु परिवर्तन है सर जो हो जाएगा 3 जिलों से महज? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। ठीक है विश्वनाथ सर, मेरा सवाल ये है कि जयराम रमेश ने बयान दिया है कि योगी के राज्य में अब जो है वो जलवायु परिवर्तन होने वाला है, तो महज 3 जिलों से कैसे जलवायु परिवर्तन हो जाएगा सर, ये समझना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए दिव्यांशु जी, अब मैं जलवायु परिवर्तन हो तो ऐसी बड़ी बात ये लोग कह देते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं या केवल मजाक करते हैं। इस बात पर बहुत मतलब अजीब लगता है कि आप राजनीतिक धरातल पर रहकर बात क्यों नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी एक पार्टी का या दल का कोई ठेका है राजनीति का, ऐसा नहीं है। जनता है, जनता का निर्णय है, वो शिरोधार्य होता है, बदलता है, बदलाव करती है जनता, लेकिन आपके एक्शंस भी तो होने चाहिए। अभी हम लोग जिस चर्चा के आलोक में बात कर रहे हैं पूरी चीज, राहुल जी का कथन था कि उन्होंने जो रिपोर्टर्स थे उनसे पूछा क्या ठंडी है, आपने स्वेटर क्यों पहना है, आपने बताइए स्वेटर क्यों पहना है, तो उन्होंने कहा साहब ठंडी है। उन्होंने कहा ठंड कहाँ है, आप महसूस कर रहे हो, ठंड कोई है ही नहीं कहीं, महसूस कर रहे हो इसलिए ठंड लग रही है। अरे प्रभु, कम से कम समाज में यथार्थ तो जीवित रहने दीजिए ना। आप वहां पर बैठे, इतने लोग आपको सुनने आए, आपके पास इतना बढ़िया अवसर था कि आप अपनी उन बातों को जिसको दीप चंद राठौर यहाँ चिल्लाकर बोल रहे हैं वो राहुल जी वहां पर बता सकते थे, बजाय इसके कि शर्ट और टी शर्ट की बात करने के इन मुद्दों को कहते कि देखिए मित्र, आपकी महंगाई यहाँ से यहाँ चली गई, हमारे समय में इतनी अच्छी थी, आप बीजेपी के समय में इतनी खराब हो गई। तो लोगों को लगता कि ये जो नेताजी आए हैं, राहुल जी हैं, ये हमारी समस्या को समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं। तो जो ये मौसम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, तो संभावना बनती, आप तो संभावना बनने ही नहीं देते। जब आपको मौका मिलता है तो आप अपना स्वयं का मजाक बनाकर निकल जाते हैं, तो कैसे बदलाव होगा। मुझे अफसोस है कि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी हो करके और वो अगर मौके को, अवसर को अपने हाथ में इस तरीके से खिलौना बनाकर फेंक दे, तो मतलब समझ नहीं आता है कि क्या वाकई पार्टी सीरियस है बदलाव के लिए।
आप कैसे बदलाव कर पाएंगे? राठौर जी इतनी जोर से शोर मचा रहे हैं, अच्छी बात है, मैं विपक्षी दल है, उनका धर्म है काम का विरोध करना, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर ये इशू उनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता है, सबसे बड़े नेता हैं, उनको मौका मिला था, इस पूरे देश की मीडिया लगी थी, इंटरनेशनल मीडिया भी थी, अगर आप उन्हीं इश्यूज को बहुत ईमानदारी के साथ पॉइंट बाय पॉइंट वहां पर रखते जी, तो मुझे लगता है कि आप उनका जो विषय था वो पूरे देश में और विदेश में बहुत लाउड एंड क्लियर जाता। अब मुझे लगता है दीपचंद राठौर जी और जितने भी प्रवक्ता हैं उनको बैठ करके राहुल जी को समझाना चाहिए कि भाई इन इश्यूज को आप सिस्टम पे लीजिए, जो जो जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उनको किनारे करिए, जो आवश्यक चीजें हैं, जो आम जनता को टच करती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, उनके जनजीवन को आप जिसे कहते हैं डिरेल करती हैं, उनको उठाइए, वहां से उठाने दीजिए, जब वो उठाएंगे तो चीजें बहुत दूर तक जाएंगी। हाँ, तो शायद ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी जी दिव्यांशु जी, ठीक है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हैं धर्मेंद्र जी। क्या लगता है कि अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ आ पाएगी, जिस तरीके से बीकेयू समर्थन दे रही है पूरा? नहीं, देखिए, तो बीकेयू के नेता बताएंगे, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। हमारा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है और वो किस उससे समर्थन दे रहे हैं। देखिए, किसान संगठनों का काम है अपनी बातों को उठाए रखना, जो लोग उनकी बात को एक्सेप्ट करते हो, मानते हो, जनता पे छोड़ दें कि किसको वोट देना है किसको नहीं। हमारा काम ये है कि हम किसान की समस्याओं को सरकारों के सामने रखें। अगर आज हम किसी एक के साथ खड़े हो जाएंगे तो कल दूसरे की सरकार होगी तो कैसे बातें रख पाएंगे। तो हमको तो अपना नॉन पॉलिटिकल अस्तित्व बचाए रखना चाहिए। ये राकेश जी टिकैत जी का व्यक्तिगत विषय है और हमेशा इसी तरह के विषयों में वो विवाद में भी रहे हैं और वो चुनाव के समय भी एक पार्टी को हराने जिताने की बात कर रहे थे। तो वो तो आजकल राजनीति के तहत करते रहते हैं इस तरह के काम। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें ये देखना चाहिए कि किसका क्या एजेंडा है और किसानों के लिए किसके पास अच्छा प्लान है। जब तक उनका प्रपोजल नहीं होगा, उनकी बातें नहीं होंगी तो हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र जी की बात ये बहुत अच्छी लगी मुझे। दिव्यांशु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, कम से कम इस अराजनैतिक होकर अगर कोई किसान नेता और किसी पोर्टल किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह बोले, इसका मुझे लगता है सभी दलों को स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है धर्मेंद्र जी को इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि क्या जो गेहूं की महंगाई है उसका लाभ क्या आम किसान को मिला। धर्मेंद्र जी, इस चीज की चर्चा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत की जो राजनीति है वो किसान के नाम पर होती है। किसान की परिस्थितियां बड़ी बहुत समस्याजनक, बहुत समस्याएं हैं। तो आप दोनों चीजें देखिए कि क्या किसान की जो समस्याएं थी 5 वर्ष पूर्व, उनमें कुछ बदलाव हुआ? अगर बदलाव हुआ तो क्या हुआ, उसकी भी चर्चा करिए। तो जो प्रयास कर रहा होगा उसका मनोबल बढ़ेगा। और अगर जो उन्होंने गलतियां की हैं, जहां वो फेल हुए हैं, उनको अंडरलाइन करिए। आपका ट्रैक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जितने भी किसान नेता हैं उनको इसी ट्रैक पर रहना चाहिए, तभी शायद किसानों के जीवन में बदलाव हो। धर्मेंद्र जी, ठीक है। जी, आपने बहुत ठीक बात कही। देखिए, हम सरकार से नाराजगी भी रखते हैं और जो सरकार के अच्छे काम होते हैं उसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं। हमारी सरकार से नाराजगी ये है कि जैसे रसिया कॉन्फ्लिक्ट था, तो अगर इंपोर्ट पे प्रतिबंध ना लगता तो हमें गेहूं का दाम 3-4 साल अच्छा मिल सकता था। तो वो नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण खाद्य सुरक्षा का भी देखिए, देश में अपनी खाद्य संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा की भी आवश्यकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि देश में जो किसान को मूल्य मिलता है वो लाभप्रद नहीं है। इसकी एक गणना होनी चाहिए और इस पे जो सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है उसका भी निर्णय आएगा। लेकिन एक कमेटी का गठन हुआ है तो निश्चित रूप से चर्चा तो कम से कम वहां होगी, किसान को क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि कोई भी सरकार हो, जब सरकार में आती है तो किसान को भूल जाती है। अन्नदाता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भी देखें तो 54% है। वैसे उसका साइज जो है 70-75% तक है। किसान और खेतीहर उसके दोनों पार्ट हैं। ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हाशिए पे जा रही है, जो यूरोप पैटर्न की नकल करके हम मतलब बाजारवाद की बात करने लगे, इसको कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव, कांग्रेस इसकी सूत्रधार है। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब से डंकल ड्राफ्ट आया
और से किसान का नाश हुआ, फिर WTO आया, तो ये तमाम विषय हैं, हम भूल कैसे सकते हैं इन सरकारों की नीति। हमारे साथ दीपचंद राठौर जी हैं। सर, सत्ता में आप रहे, किसानों के लिए क्या कुछ आपने किया? क्योंकि आज भी किसान लाचार है, जो पार्टी आती है वो अपने मुद्दे रखने लगती है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जब तक किसी का एजेंडा क्लियर ना हो तब तक हम जो है किसी को समर्थन ना समर्थन और किसी उम्मीद की बात नहीं कर सकते। और किसान के मुद्दों पे जो सरकार हमारी लड़ाई है वो जारी रहनी चाहिए, लेकिन वो उसका एक दायरा होना चाहिए कि हम किस सीमा तक विरोध करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक सवाल इस पर जरूर है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी प्रश्न। बीते दिनों हमने देखा किसानों के नाम पर कितना हुड़दंग किया गया। पूरे आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस तरह का हुड़दंग किया गया? क्या ऐसे कृत्य कर्मों से, ऐसे कर्मों से क्या किसानों का वाकई कोई लाभ होता है? हमको इस बात पर मुझे लगता है कि जो वास्तविक नेता है को आगे आकर के अपनी यथार्थ जो ये किसानों की समस्याएं उनको रखना चाहिए, और वो जो छद्मवेशी लोग हैं उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वो उचित था? पहला सवाल ये। हमारा तो अब लक्ष्य यही है कि देश में किसान नेताओं के नाम पे जो दुकान खुली है और तमाम संगठन हो गए हैं, सबसे पहले तो इन किसान नेताओं का ही टेस्ट होना चाहिए कि ये देश के मुद्दे समझते हैं या समझते भी नहीं। किसान आंदोलन 13 महीने चला, इस देश के किसान ने पूरी ताकत से, पूरी संजीदगी से साथ दिया किसान नेताओं का। और किसान की एक उम्मीद नहीं कर रहा था, आपने कह दिया, मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है सर। किसानों को उम्मीद थी कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून मिलेगा, लेकिन जब नेगोशिएशन की बात आई, टेबल पर बैठने की बात आई, तो किसान नेताओं को अपने मुकदमे याद आ गए, उन्हें दूसरी चीजें याद आ गई। बस उनका एक मकसद बन गया था बिल का विरोध करना। बिल पास होने से और ना होने से किसान के जीवन पे कोई अंतर नहीं हुआ। जैसा किसान पहले दिन गया था उसी समस्या के साथ 13 महीने बाद वापस लौटा है। किसान की जो रोजमर्रा की छोटे छोटे सुधार होने की बात थी, कृषि में हजारों सुधार की आवश्यकता है, उन पे एक बिंदु पर भी चर्चा नहीं की गई। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। इस देश के किसानों को किसान नेताओं ने ठगा है। ठीक है, दीपचंद राठौर जी हमारे साथ। सर, कोई भी पार्टी रही हो, मैं बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कोई भी पार्टी रही हो, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोग जब तक विपक्ष में रहते हो तब तक राजनीति खूब करते हो, गहमा-गहमी बहुत रहती है। सारी पार्टियां कहती हैं हम जैसे आएंगे तो किसानों को लग रहा है 4 चांद लगा देंगे, हवाई जहाज का सफर करा देंगे, सारी चीजें तो आप शामिल कर लेते हो। जैसे ही सत्ता में आ जाते तो आप तमाम तरीके के बहाने ढूंढने लगते हो। आप भी रहे हो सर, सत्ता में तो आप भी रहे हो। दीपचंद राठौर जी, मेरे से सवाल है जी। ठीक है, हेलो, कह रहे हम सर कि जब तक जी दीपचंद राठौर जी सवाल है, बिल्कुल दीपचंद राठौर जी से सवाल पूछा है, बताइए। तब तक केवल किसानों के मुद्दों को उठाती रहती हैं विपक्ष में रहने तक, जैसे ही सत्ता में आती है भूल जाती हैं, जैसे लगता है कि गेहूं की तरह घून लग गया हो उनको, खत्म हो जाती है। सत्ता में आप भी रहो, अब राहुल गांधी किसानों की बहुत चिंता हो रही है। आदरणीय देवांशु जी, जहाँ जहाँ किसान कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर कर्जा माफ किया है, पहली बात तो। प्रदीप जी पटनागर बैठे हैं, इनकी 18 फिर झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? राजस्थान में अभी भी किसान ढूंढ रहे हैं राहुल जी। अरे बात सुनिए ना, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? राहुल जी किसान ढूंढ रहे हैं, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के किसान ढूंढ रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान ढूंढ रहे हैं राहुल जी को। राजस्थान में बोलते ताली बजाओ, खानों का बैठे झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के। आता है तो रोड पर कीले घोप देते हैं, छड़िया बिछा देते हैं और आया उनकी ठंडी बौछारों पर उनको पानी में फेंका जाता है। और वही 1 साल पहले यही भारतीय जनता पार्टी किसान क्या कहते थे, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी उनके पहनावे से उनको जज किया जाता था। राजस्थान में कितना कर्जा माफ कर दिया बताइए जरा? राजस्थान में कितना कर्जा माफ कर दिया आपने बताइए? छत्तीसगढ़ में कितना कर्जा माफ कर दिया बताइए? दूसरी बात, महाराष्ट्र में रहे आप 2.5 साल, आपने कितना कर्जा माफ कर दिया बता दीजिए? आपने कितना 2.5 साल में कर्जा माफ किया? नहीं, किसानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, असहाय ने, रिक्शे वालों ने, साइकिल वालों ने, ठीक है। आप मुझे बताइए राजस्थान में कितने लोगों ने कर्जा माफ करा? आपने क्या करा? आपने किसानों को बताइए ना मुझे। यहाँ बैठ के आप बन गरम बातें कर रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है राठौर जी आप बोल रहे हैं। कुछ पता है नहीं अपनी सरकार के बारे में कि राज्य सरकार क्या कर रही है आपकी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं। आप बैठ के यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में आप नहीं बोलते, राजस्थान के बारे में
आप नहीं बोलते, झारखंड के बारे में आप नहीं बोलते। नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के? बताइए ना, राजस्थान में आपने कितना कर्जा माफ किया, बताइए आप। राजस्थान में कितना कर्जा माफ किया किसानों का, बताइए आप बताइए क्यों नहीं? आप देंगे जवाब, ये क्या देंगे? आप जवाब देना। आप बताइए ना। अरे आपने ठगने का काम करा, ठगने का काम करा। अभी जो नरसिम्हा राव की बात चल रही थी, पता है नरसिम्हा राव जी आधे घंटे डेड बॉडी पड़ी रही बीजेपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर, अंदर घुसने नहीं दिया। ठीक है सर। नरसिम्हा राव जी की जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, उनको घुसने नहीं दिया, आधे घंटे बॉडी बाहर पड़ी रही। ये तो तुम्हारा हाल है कांग्रेसियों, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। देश को खा गए लूट के। सर उन्होंने लूट के खाया, क्या तो खाया? आपने खाया तो अभी मसला नहीं है सर, अभी उनसे जवाब ले रहे थे हम। जवाब दीपांशु जी देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री ये दीपांशु जी क्या जवाब देंगे? ये गोलमोल बात करेंगे। एक तो चाय, हाँ, सोने की चम्मच से पीने चाय पीने वाला आदमी चाय वाले से बराबरी करेंगे। कहते ना, सोने की कटोरी में सोने के थाने में खाने वाले, जिसको गरीबी का अर्थ नहीं पता, जो जाता है इटली खाने, जाता है पिज्जा, जो शख्स पिज्जा बर्गर खाने इटली जाता हो, उसे देश के बारे में क्या पता? ठीक है सर, इटली में पिज्जा बर्गर खाते हैं या फिर इटली खाते हैं, उनसे हमारा नहीं मतलब। दीपांशु जी अगर इस तरह के प्रवक्ता से अगर डिबेट कराऊंगे तो आगे से मुझे फोन मत करना। जिनको जी आप जैसे प्रवक्ता भी हिंदी, आप जैसे प्रवक्ता को भी सच बोलना चाहिए। आप जैसे प्रवक्ता को भी सच बोलना चाहिए। आपको भी कभी तहजीब से बोलना चाहिए। चाय वाला क्या होता है? 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 व्हाट इज योर लैंग्वेज? चाय वाला क्या होता है? चाय वाला क्या? दीपचंद जी आप अपनी बात रखिए आप अपनी सर। ठीक है दीपचंद राठौर जी अपनी बात रखिए आप। ठीक है, हमारे साथ राहुल यादव। दीपचंद जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए सर। अरे दीपचंद जी के बस की बात रखनी नहीं है। आप कहाँ दीपचंद जी कर रहे, सच बोलते नहीं है, अपने राज्यों के बारे में बताते नहीं है। मोदी जी चाय वाला क्या होता है? व्हाट इज द लैंग्वेज चाय वाला? हमारे साथ राहुल यादव हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। बहुत लेट आप जुड़ गए। ठीक है सर, हमारा दो टॉपिक था आज का। एक तो राहुल यादव, ठीक है, एक तो राहुल गांधी के बयान को लेकर था, दूसरा हमारा था अतीक अहमद को लेकर। अब तो बसपा सर आपके कोर वोटर पर भी अपना जो है कहीं ना कहीं निशाना साध रही है, आंखें तिरछी करके बैठी है सर बसपा। राहुल यादव जी आवाज आ रही है सर? जी ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे सवाल, मैं कह रहा हूं कि अब तो आपके कोर वोटर पर भी बीएसपी की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। बीएसपी के लिए यहाँ का उत्तर प्रदेश का वोटर समझ चुका है कि जब जब चुनाव आता है, चुनाव के दौरान वो निकल के आती हैं। बीएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव के दौरान निकल के वोटरों के बीच में आने का काम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का काम कर रही है। अब यहाँ का वोटर उनके बहकाने में आने वाला नहीं है। जहां तक सवाल है भाजपा का, आज की डेट में अगर देखा जाए तो महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीब और गरीब होते जा रहा है। किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना की लहर की चर्चाएं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात है वो आप सब लोगों ने पिछली कोरोना में देखा ही क्या हुआ। कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में खत्म हो गए। सरकार इसका जो है आंकड़ा पेश करे कि कितने लोग चले गए। लेकिन सर उसके बाद तो 2022 में तो चुनाव में तो मुहर तो लग गई ना सर, जनता ने मुहर तो दे दिया बीजेपी को। जनता ने जो मोहर लगाई है, ये जो भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। जनता ने इनके काम पे कोई वोट नहीं दिया, ना इन्होंने कभी काम पे वोट मांगा। ये बताने के उत्तर प्रदेश में इन्होंने कौन से काम के लिए वोट मांगा कि ये काम हमने किया, हमें इस पे वोट दे दो। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में इन्होंने विकास का कार्य किया है वो बता दें। स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना अच्छा काम किया है वो बता दें। तो सर आपने भी भाजपा के साथ भाई का जो हाथ निभाया, आपने सवाल भी दोनों लोगों ने किया था। कितना मुहर आप पे लगा सर और कितना भाजपा पे लगा? एक चीज देखिएगा, इन्हें वोट किसके नाम पे मिला ये आप भी जानते हो। इन्होंने कौन सा विकास किया, किस विकास पे वोट मांगा ये बता दें कि इस विकास पे हमने वोट मांगा और हमें मिला। एक विकास बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके नाम पे हमें वोट मिला है, ये विकास कार्य किया, ये हमने शिक्षा में, ये हमने चिकित्सा में,
ये काम करके दिखाए जिससे हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया। आप इनकी योगी जी की पूरी स्पीच उठा के देख लेना, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था उन्होंने कौन से विकास कार्य पे वोट मांगा, आप बताइए। अगर विकास पे वोट मांगा होता तो विकास करते। आप जनता के बीच में वोट मांगने गए थे तो किस चीज को लेके गए थे? आपने किस चीज वोट मांगे थे, थोड़ा बताएं उस पे। हमने विकास किया है, विकास के नाम पे वोट मांगा हमने। अच्छा, कौन कौन सा विकास किया था आप लोगों ने? आप देखिए, जिससे आप वोट मांगने गए थे। जाएंगे इस तरीके का हाईवे अगर उत्तर अच्छा, और आपने पूरे भारत में कहीं बनवाया? एक हो गया, एक हो गया, दूसरा बताइए। आप हर जिले में जाके देखिएगा, चिकित्सा सरकारी अस्पतालों की जो हालात थी उसे सुधारने का काम किसने किया? लैपटॉप बच्चों को देने का काम किसने किया? 3 हो गए, और लगाने का काम किया समाजवादी पार्टी में लगे। जो भारतीय जनता पार्टी आपके सुभाषपा के कोलैबोरेशन को उन्होंने नकार तो दिया ना, आपको तो मानना पड़ेगा ना। फिर जनता को बहकाने का काम किया गया है, जनता को बहकाने का काम किया गया, भाईचारे को खत्म करने का काम किया गया है, जिसकी वजह से जनता भाईचारा तो आपका सुभाषपा का भी खत्म हो गया है जी। भाईचारा तो आपका सुभाषपा का भी खत्म हो गया। वो जो पार्टी आई थी वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे, क्या उनके कारण थे। तो आप इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? आप प्रवक्ता हैं, आप समाजवादी पार्टी के, डिफाइन तो आपको करना पड़ेगा ना ये बात को लेके। तो नहीं, उनका अपना स्वार्थ था, उस पार्टी का जिसका था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यवहार से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि से लोग जुड़े। देखिए यादव जी, आप इस समय डिबेट पे चैनल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बैठे, आप बैठे हैं, पार्टी नेतृत्व कर रहे हैं आप। अखिलेश जी नहीं बैठे प्रवक्ता के रूप में, आप नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का। अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट बढ़ा है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे 2017 से और अब इस 2022 के चुनाव में हमने काफी अखिलेश जी ने कहा था 400 सीट आएंगी और आपकी तो 420 सीट आ गई। सीट तो आपकी भी आपने भी 400 कहा था, आपकी भी 400 नहीं आ पाई है। ठीक है, मगर पूर्ण बहुमत सरकार बना के बैठे प्रदेश के अंदर। ठीक है, भाईचारा बिगाड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, ठीक है। तो क्यों गए थे बहन मायावती? क्यों गए थे मायावती साहब? क्यों गए थे आप? बहन मायावती अलायंस क्यों बने थे आप? लोक दल के साथ आप क्यों गए थे? ये सब जानते हैं। चलिए आने दीजिए मेरी बारी, मैं आपको सब बात का जवाब दूंगा। आने दीजिए मेरी बारी, सब बात का जवाब दूंगा आपको मैं। ठीक है सर, ठीक है। चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पे छोड़ रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बैठेंगे हमारे साथ तब उनसे हम पूछेंगे। लेकिन हमारे साथ इजहार अली साहब हैं। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ झुकने के प्रयास में थे सर। ओपी राजभर के बयान से तो यही लग रहा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अब उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह मसला है। देखिए दिव्यांशु जी, पहली बात तो मैं आग्रह करना चाहूंगा, आवाज आ रही है? आ रही? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। जी जी, ठीक है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हेलो, ठीक है। उनका कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो हमसे फिलहाल जो है वो डाइवर्ट हो गया उनका। हमारे साथ अभी तक कांग्रेस के दीपचंद राठौर जी जुड़े हुए हैं। दीपचंद जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे और बीच में कुछ टोका टाकी हो गई जिस वजह से आप नाराज हो गए थे सर, उसके लिए बेहद माफी चाहूंगा। लेकिन आप अपनी बात जो है वो पूरी कीजिएगा, क्योंकि और प्रदीप सर आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इनको बीच में टोकने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि सबको समय मिल रहा है सर। ऐसा तो है नहीं कि किसी को समय ना मिले। आदरणीय दिव्यांशु जी, देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले को देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन उनको ये कोई कहा कि आप चाय बेचते बेचते देश के संसाधनों को बेचना शुरू करते हैं। देखिए, आज जहां तक जो आवाज है, जो जुमले, जो वादे 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच में लेकर आई थी, आज हम उनके वादों से उनका प्रतिनिधि से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं दे रही है। घूम फिर के इधर उधर की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि भाई 2014 के अंदर महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई भी कम नहीं हुई, अर्थव्यवस्था भी कम नहीं हुई, और रोजगार के पास, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो 45 करोड़ लोगों ने, जो युवा, उन्होंने रोजगार
मतलब ढूंढना ही छोड़ दिया उन्होंने। और जिस यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के अंदर आज सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है तो यूपी के अंदर है, जहाँ इनके 18 राज्यों में सरकार हुई है, सबसे ज्यादा दंगे वहीं हुए। आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा की जो प्रवक्ता थी, जो इस तरह प्रदीप भटनागर पानी पी के बीजेपी का नाम ले रहे हैं ना, उसी तरह नुपुर शर्मा भी हिंदू मुस्लिम राजनीति करती थी। और जब वहाँ की गलत कंट्री ने उनका बहिष्कार करा, जब भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी और उसको निष्कासित कर दिया गया, और ये कह दिया गया हमारी, ठीक है। देखिए, हिंदू मुस्लिम जो भी कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी, हमारा एजेंडा यही है कांग्रेस पार्टी का, हम सबका साथ सबका विकास सबकी बात करते हैं। जो इनका ये फॉर्मूला ये सब घूम रहा है, ये जब भी जहां जहां इनकी सत्ता है, उनसे पूछे कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। ये यूपी के अंदर तो पेपर लीक होते जा रहे हैं, वहां तो पेपर तो करा ही नहीं पा रहे हैं, और आप ये बोले कि हम सरकार चलाएंगे। देखिए दिवांशु जी और अभी मिश्रा जी ने जो बात कही कि भाई बड़ी पार्टी के नेता थे राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा भी ठंड लगती, तो मिश्रा जी मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सीनियर पत्रकार हैं, देखिए वो तपस्या वो कर रहे हैं, एक दफा आप भी वो तो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं, आप 35 किलोमीटर चलिए, आपको भी ठंड नहीं लगेगी मिश्रा जी, ये फर्क है। दीपचंद जी सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं डेली 125 किलोमीटर साइकिल चलाती हूँ। सुनिए, मैं सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, सैनिक स्कूल लखनऊ का प्रोडक्ट हूँ। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिजिकल रेजिस्टेंस की बात मुझको मत करिए। मैंने जो कहा, जब आप एक पद पर हो, मैंने स्वीकार कर लिया, मुझे उसमें रेस की बात मत करिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं मैराथन का चैंपियन हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जिस विषय को उठाया, मेरा मतलब है आपके राहुल जी छोटे नेता नहीं है, वार्ड के नेता तो है नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है ना, तो जो समस्याएं आप छोटे स्तर पर होकर राष्ट्रीय समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय नेता होकर छोटी समस्याएं उठा रहे हैं, तो ये जब आप सामंजस्य, मुझे चर्चा में मेरा कोई लाभ नहीं है। मुझे बात तो सुनिए, राठौर जी, जिस पर आप चर्चा करें ना सर। हाँ बोलिए। अगर 1 मिनट दीजिए तो मैं अपनी बात कह दूं जो आपके लाभ की है, मेरे लाभ की नहीं है। निंदक नेरे राखिए आंगन पिटी छवाए, अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसके पीछे का मंतव्य समझने की प्रयास करिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इस एक छोटे स्तर के नेता होकर के, वो आपके पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, वो छोटी बात कर लेते हैं, तो कैसे सामने बैठेगा? वो बातें उनको कहनी चाहिए। अगर वो इन बातों को उठाते उस स्तर पर, उतनी देर का जो एयर टाइम मिल रहा था उनको, उसमें अगर ये विषय उठाते तो शायद जनता को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एयर टाइम मिलता उसका लाभ उठाते, वो शायद कांग्रेस पार्टी को कुछ लाभ होता। आप यहाँ पर कह रहे हैं तो वो चीजें हल्की हो जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पार्टी का रिवाइवल की जरूरत है कि चांसेस तभी होंगे। आपकी मैंने बात सुनी। देखिए दिवांशु जी, देश में अगर कहीं ना कहीं अगर कोई मोदी सरकार टक्कर ले रहा है और उनकी गलत नीतियों से टक्कर ले रहा है, इस बस सरकार से कोई बेनकाब कर रहा है, महंगाई के मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ रहा है, या राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और देखिए मिश्रा जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जिस बात पे आपने जो ये टिप्पणी करी है राहुल जी के ऊपर, वो जो वीडियो था वो एडिटिंग वीडियो था जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चला गया। जो आप उसको पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो उन्होंने क्या कहा है, वो अलग वक्तव्य है, पर आपने वो पूरी बात नहीं कही। मैंने इसलिए सब कहे थे आपके लिए। और प्रदीप जी चले गए। देखिए आप बताइए, आप पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन 2014 से पहले और आज की जो 2022 को देखिए, क्या किसानों की आय डबल हुई? ये क्या विषय नहीं है? क्या जन्म चर्चा का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज महंगाई जो 400 रुपया सिलेंडर था, 1200 रुपए का मिल रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात है सर, उस पे सारी पार्टियों ने कमाई की है। किसानों की इतनी कैसी होती है भारतीय जनता पार्टी दिवांशु जी, जब काले कानून को लेके नहीं आती पर्दे के पीछे से, काले कानून सही थे। की बात को सुनिए, तब तो डिबेट होगी ना राठौर जी। अगर आप एंकर की बात भी नहीं सुनेंगे तो डिबेट नहीं चल पाएगी। दीपचंद राठौर जी, जिस किसानों की आप बात कर रहे हैं, उन किसानों के नाम पे सबने ठगा है, चाहे वो आपकी पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, कोई रहा हो, सबने केवल ठगने का काम किया है। किसी ने जो उनका मेन मुद्दा है उसको किसी ने नहीं उठाया। विपक्ष में रहते तो किसान ऐसे रहते जैसे उनके लिए वरदान हो। सत्ता मिल जाती है तो वही किसान उनके लिए शायद जमीन से जुड़े नेता नहीं होते हैं, उन किसानों को वो देखते ही नहीं, वो अपनी दुखिया चाहे जितना रोए वो, उससे नहीं मतलब होता है।
आप उठा तो रहे हो, सत्ता मिल जाएगी तो क्या आप वापस लौटोगे आप किसानों पर? सर दिवांशु जी देखिए, कांग्रेस के टाइम में जीएसटी लगा रखी थी कृषि उपकरण के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी आती 5% जीएसटी लगाई। देखिए आज किसानों को कौन ठगा जा रहा है? आज किसानों ने अपने उपज के लिए भी आंदोलित हो रहा है और अपनी मतलब फसल बेचने के लिए भी आंदोलित होना पड़ता है। कांग्रेस के टाइम में इस तरह की कोई योजना नहीं थी। देखिए आज किसान, आपने वो सुना होगा ना, एक कोल की दूरी, आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सूझबूझ नहीं ली है। और आप बोलोगे कि किसानों की हितैषी नहीं है कांग्रेस पार्टी ने, तो हमेशा किसानों के साथ खड़ी दिखी है। और जहां जहां हमारी सरकार, वहां किसानों को हमने कर्जे माफ करे। मैं तो 18 राज्यों में प्रदीप जी से पूछ रहा था कि आप बताइए, आपकी 18 राज्यों में सरकार है, आपने कितने लोगों के कर्जे माफ करे? वो घूम फिर के मेरे पे आ रहे हैं। समय कम है हमारे पास, मैं प्रदीप जी से जवाब लूंगा इस पे और चलूंगा विश्वनाथ सर के पास, उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं इस डिबेट के टॉपिक। लेकिन प्रदीप जी छोटा सा कमेंट आपका। प्रदीप जी आपने कब आ रही है? जी मेरे से पूछा है? हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए। ठीक है, इन्होंने पूछा है आपसे, दीपचंद राठौर जी का पूछना है कि भाई आपकी 18 राज्यों में सरकार है, आपने किसानों के लिए क्या किया है? राहुल जी कह रहे हैं तो गलत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए दीपांशु जी, मैं अगर बोलूंगा तो क्या बोलेंगे राठौर साहब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए 2014 के बाद की अगर बात करूं तो ये झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश के अंदर वहां की सरकार ने जो जमीन, छोटी जमीन बड़ी जमीन के हिसाब से ट्रैक्टर दिए और बहुत मिनिमम लोन पे। आज बता दीजिए कि गांव में भी जो किसान हैं, हर चौथे घर में गाड़ी मिलेगी आपको, कोई छोटी या बड़ी कार मिलेगी। आज अब किसान जो है बैल ठेले से नहीं ट्रैक्टर से करता है, क्योंकि उनके लिए सुविधा बनाई गई है। अगर मैं फिर वही कहेंगे, वो अगर जो बात करें, प्रदेश की सरकारों ने किसानों के लिए विभिन्न चीजों को लेकर लाभदायक बनाया है। ये जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे गुंडागर्दी की बात, ये तो इन्हें पता है इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या दिया है, समाजवादी पार्टी ने क्या दिया है। आज मेरे गांव के अंदर भी दिन में लाइट आती है। आज दिन में मेरे गांव के अंदर भी बिजली घर कितने लगाए? बिजली घर के बारे में बता दे, कितने बिजली घर लगाए हैं उत्तर प्रदेश में आपने? सुन लीजिए यादव जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल करे हैं। क्या है बिजली घर? वो बिजली, हाँ बताता हूँ। देखिए एलईडी क्रांति का काम करा प्रदेश की सरकार ने। कहने से नहीं, बिजली घर बताओ। गांव के हाथ में सबसे पहले तो जो, सुन तो लीजिए यादव जी। हाँ चलो बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए एलएनटी को ठेका दिया कि समाजवादी पार्टी चोर है, काम नहीं चलेगा, आप जाके प्रदेश के अंदर तार लगाइए, ट्रांसफार्मर लगाइए। विश्वास ना हो तो अपने सीनियरों से पूछ लेना। और 21,000 करोड़ रुपए एलएनटी को ठेका देके सब जगह ट्रांसफार्मर। सुन लीजिए। हाँ वो तो कहता रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे भाई बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, आपके हाईवे बता रहा हूँ, आप ही की एलईडी लगी हुई बता रहा हूँ, वो आप सब चीजें आप ही की बता रहा हूँ, मैं अपनी कहाँ बता रहा हूँ। आज मेरे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट आती है। आज मेरे गांव के जो गरीब है, जिन्होंने जिंदगी में कभी पीढ़ी दर पीढ़ी छत नहीं देखा, जो छत के नीचे बैठते हैं, आज 50 लाख घर तक, आज 50 लाख लोगों तक पानी पहुंच गया, शुद्ध पेय पहुंच गया है। रुहेलखंड में जैसे जहां पे हमेशा जहां सूखा पड़ता था, पानी का दाम नहीं था, वहां पे हजारों टंकियां बनवा दी गई हैं। आने गत वर्षों से वहां अब कभी दिखाया नहीं जाता है। क्या कर रहा हूँ, देखिए दोनों विपक्षों कैसे मिर्चें लगी, दोनों विपक्षों कैसे आग लगी। पर अच्छी बातें सुनेंगे नहीं, अच्छी बातें सुनेंगे नहीं। क्या कर रहा हूँ, ये विपक्षी दल, बता देता हूँ आदरणीय मिश्रा जी, 2017 से पहले 6% जो है बेरोजगारी थी राजस्थान में, आज 25.5% हो गई। 25.5% बेरोजगारी हो गई राजस्थान में। कहता रहा हूँ, जो 6% थी 2017 में वो आ गई। अरे आप लोग दोनों ठग बैठे हो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं पोल पट्टी खोल दूंगा। सबसे बड़े ठग तो आप हो। कलमाड़ी कहाँ है? कलमाड़ी कहाँ है? जिंदल कहाँ है? अरे माँ बेटे क्यों जमानत में हैं? माँ बेटे जमानत में क्यों हैं? अरे माँ बेटे जमानत में क्यों हैं? अरे माँ बेटे जमानत में क्यों है भाई? बात नहीं सुनेंगे तो डिबेट नहीं चल पाएगी, प्लीज। देखिए मिश्रा जी, एंकर की बात दीपांशु जी की बात को दबाई जाती है। दीपांशु जी को बोलने नहीं देते, क्योंकि दो जो विपक्ष बैठे हैं, सत्ता पक्ष को यूं नहीं बोलने देते, क्योंकि सत्ता पक्ष अगर अपनी सही
सही बात रख रहा है तो उसको जो है झूठ करार दिया जाए। दिव्यांशु राठौर जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज ऐसा मत करिए, डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल करेंगे तो अच्छा नहीं चलेगा। आपके पास आता हूं, प्लीज। सारी राजनीतिक पार्टियां किसानों के मुद्दे को भुनाने में लगी रहती हैं। आज तक कोई किसान समृद्ध नहीं हुआ। आज भी वो किसान अपनी पुरानी मांगों को लेकर ही सर हैं। क्या रीजन है इसका? केवल पार्टियां वोट के लिए, सत्ता के लिए ही लालच देती हैं, सत्ता में आ जाती हैं फिर भूल जाती हैं। दिव्यांशु जी, राजनीति की जो वो स्वरूप है वो बहुत सुंदर रहा है अपने देश में, 7 दशकों तक बहुत रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि बीते जो मोदी जी ने जब सत्तारोहण किया है तो उन्होंने एक बहुत बुनियादी परिवर्तन किए हैं जो वाकई आम जनता के अंदर, जिसमें परिवर्तन किया है, आम जनजीवन में बदलाव किया है। अब चाहे वो राठौर जी कहें या यादव जी, राहुल जी कहें कि आम जनता से या धोखा दिया, कुछ भी किया, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, करेंगे विपक्ष में, लेकिन मोदी जी ने जो जो निर्णय लिए हैं वो आम जनता के लिए लिए हैं। चाहे वो अकाउंट खोलने का हो, चाहे वो शौचालय बनाने का हो, चाहे आवास दिलाने का हो, चाहे एलईडीज लगवाने का हो, मतलब उन्होंने उन सभी जो लूप होल्स थे, जो लीकेजेस थे लाइन में, उन सबको उन्होंने बंद किया। उन्होंने आम जनता की उन समस्याओं को समझा, उन्हीं के नजरिए से समझा कि उनके दर्द क्या है। आप समझिए कि बीसी कोविड काल में कितनी गंभीर समस्या थी, विश्व किस त्रासदी से कैसे जूझा, और हम एक इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कैसे बन गए। हमने कितने देशों को वैक्सीन दी है। ये फर्क पड़ता है जब आपकी लीडरशिप मजबूत होती है, उसकी दशा और दिशा बिल्कुल साफ होती है। मुझे लगता है विपक्ष में नेताओं की दशा और दिशा, उनकी सोच, उनका नजरिया, इसमें बदलाव की जरूरत है। ये राष्ट्रीय हित में जरूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पार्टी के विकास के लिए, पार्टी का विकास स्वतः होगा, लेकिन अगर विपक्ष के नेताओं की दशा और दिशा राष्ट्रीय हित में और जनता के हित में वृहद होगी, अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, तो बदलाव आएगा और राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। इसी में मुझे लगता है विपक्षी नेताओं का भी हित जुड़ा हुआ है और आम जनता का स्वाभाविक रूप से उद्धार होगा, कल्याण होगा और उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुझे लगता है विपक्षी नेताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिव्यांश सर, ठीक है। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया है सर। दीपचंद राठौर जी आपका शुक्रिया, विश्वनाथ सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे बुलेटिन में इतना ही, बाकी की अहम और ताज़ा खबरों के लिए बने रहेगा उत्तर प्रदेश।